नमस्कार। आज हम एक ऐसी कड़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो दिखती तो नहीं पर असर डाल सकती है। हजारों मील दूर जो ईरान इजराइल संघर्ष चल रहा है, उसका भारत के अपने रियल एस्टेट बाजार पर क्या प्रभाव हो सकता है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषण है जो इशारा कर रहे हैं कि ये जो भू राजनीतिक तनाव है, इसकी लहरें आर्थिक रास्तों से हमारे प्रॉपर्टी मार्केट तक पहुंच सकती हैं। तो आइए थोड़ा इन कनेक्शंस को टटोलते हैं और देखते हैं कि भाई मामला क्या है। सबसे पहली और शायद सबसे स्पष्ट कड़ी है तेल की कीमतें। हाँ बिल्कुल, ये सबसे सीधा लिंक है क्योंकि भारत आप देखिए अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। अच्छा खासा निर्भर है हम। बहुत ज्यादा। तो मध्य पूर्व में जरा सी भी अस्थिरता हुई तो सप्लाई चेन हिल सकती है और कच्चे तेल के दाम ऊपर। और जब तेल महंगा होता है तो सोचिए, सीमेंट से लेकर पेंट की ढुलाई, मजदूरों को आना जाना, मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट्स या तो महंगे होंगे या फिर लेट होंगे और सारा बोझ शायद घर खरीदार पर ही आएगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, या तो कीमतें बढ़ेंगी या फिर बिक्री धीमी हो सकती है। लेकिन क्या हमारा रियल एस्टेट बाजार वाकई तेल की कीमतों को लेके इतना संवेदनशील है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि घरेलू मांग भी काफी मजबूत बनी हुई है। ये अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, सीधी संवेदनशीलता शायद उस तरह से ना दिखे एकदम से, लेकिन असर कई परतों में आता है। अच्छा। हाँ, तेल की कीमतें बढ़ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक नहीं रुकता, ये रुपए पर भी दबाव डालता है। ओह, करेंसी पर। जी, जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक क्या करते हैं? वो सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिकी डॉलर की तरफ भागते हैं। नतीजा, रुपया कमजोर हो सकता है। अच्छा, तो रुपया कमजोर हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे फिटिंग्स हैं, लिफ्ट हैं या दूसरी फैंसी चीजें, वो सब और महंगी हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। और सिर्फ वही नहीं, जो एनआरआईज भारत में निवेश करने का सोच रहे हैं, वो करेंसी के इतने उतार चढ़ाव को देखकर शायद थोड़ा रुक जाएं या इंतजार करें कि स्थिति थोड़ी संभले। तो इससे क्या होता है, डेवलपर्स के लिए फंडिंग पर भी असर पड़ सकता है और खरीदारों के लिए लागत भी बढ़ जाती है। दोनों तरफ से दबाव। समझ गई। और अच्छा, जब आयात महंगा हो रहा है, तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इसका सीधा असर तो फिर महंगाई पर पड़ेगा। बिल्कुल, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो फिर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के लिए ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो जाएगा। वो शायद उन्हें ऊंचा ही रखें। निश्चित रूप से, अगर महंगाई काबू से बाहर जाने का डर होता है तो आरबीआई के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती। उन्हें ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ सकती हैं या शायद जरूरत पड़ी तो बढ़ानी भी पड़ सकती है। और ऊंची ब्याज दरें मतलब महंगे होम लोन। सीधा असर, होम लोन महंगा हुआ तो खरीदने की क्षमता कम होती है। खासकर जो मध्यम वर्ग है उसके लिए घर लेना और मुश्किल हो जाता है, तो मांग घट सकती है। ये तो हुई आम घर खरीदारों की बात। क्या इसका असर बड़े पैमाने पर भी दिखता है, जैसे ऑफिस स्पेस मार्केट पर या विदेशी कंपनियों के निवेश पर? हाँ, वहाँ भी असर पहुँचता है बिल्कुल। देखिए, जब वैश्विक माहौल में अनिश्चितता होती है तो बड़ी कंपनियां, खासकर जो विदेशी कंपनियां एमएनसीज, वो अपने विस्तार की योजनाओं को, मतलब एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा रोक देती हैं, होल्ड पे डाल देती हैं। अच्छा। तो इससे क्या होता है, जो नए आईटी पार्क बन रहे हैं या ऑफिस स्पेस की जरूरत है, कोवर्किंग स्पेस हैं, उनकी लीजिंग धीमी हो सकती है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, उस पर भी असर पड़ सकता है अगर निवेशकों को लगे कि माहौल अभी स्थिर नहीं है। लेकिन क्या इस सारी अनिश्चितता में भारत के लिए कोई मौका भी छिपा हो सकता है? मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जो कह रही थी कि भारत शायद एक स्थिर ठिकाना नजर आ सकता है दुनिया को। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है और इसकी चर्चा हो रही है। अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में ज्यादा उथल पुथल मचती है और भारत तुलनात्मक रूप से स्थिर रहता है अपनी नीतियों और अर्थव्यवस्था के साथ जी, तो वैश्विक निवेशक यहाँ सुरक्षित निवेश की तलाश में आ सकते हैं। इसे अगर आप बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत एक सेफ हेवन जैसा, एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर उभर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पुणे, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे जो हमारे बड़े शहर हैं, टियर 1 शहर, वहाँ खासकर लग्जरी सेगमेंट में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में बाहर से ज्यादा पैसा आ सकता है? इसकी संभावना बनती है, बिल्कुल बनती है। खासकर जो संस्थागत निवेशक होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, उनकी तरफ से रुचि बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा किंतु है, वो है बाजार का सेंटिमेंट, मतलब भरोसा। अच्छा, सेंटिमेंट। जी, रियल एस्टेट का कारोबार बहुत हद तक भरोसे पे चलता है। अगर ये संघर्ष ईरान इजराइल वाला ये लंबा खिंचता है या और बढ़ता है तो भले ही आंकड़े कुछ भी कहें, लोगों में एक डर, एक हिचकिचाहट आ सकती है। हाँ, ये तो है। और लोग फिर घर जैसी बड़ी खरीदारी को टाल सकते हैं,
चाहे जरूरत हो, पर वो सोचते हैं कि अभी रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो इन सब अप्रत्यक्ष प्रभावों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सीधा असर नहीं है, पर टेढ़ा असर पड़ सकता है। हाँ, आपने सही समझा। ईरान इजराइल संघर्ष का भारतीय रियल एस्टेट पर कोई सीधा बटन नहीं है कि दबाया और असर हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन तेल की कीमतें, रुपए की कीमत, ब्याज दरें, विदेशी निवेश के रुझान और सबसे महत्वपूर्ण बाजार का जो भरोसा है, सेंटिमेंट, इनके जरिए ये अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली असर डाल सकता है। और छोटी अवधि में हाँ, ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो लोन पर निर्भर हैं और उन डेवलपर्स के लिए जो आयातित सामान या विदेशी फंडिंग पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो लगता है कि जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत इस सारी वैश्विक उथल-पुथल के बीच अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को कैसे कायम रखता है ना? इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल सही। आपकी स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी इस माहौल में। और एक विचार जो शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं आगे सोचने को। हाँ, बताइए। अगर इस संघर्ष या ऐसे ही दूसरे वैश्विक तनावों के कारण दुनिया भर में जो सप्लाई चेन्स हैं वो नए सिरे से बनती हैं, मतलब रीअलाइन होती हैं जी, तो क्या भारत इसका फायदा उठाकर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा केंद्र बन सकता है? चीन +1 या यूरोप +1 जैसी बातें जो हो रही हैं। हाँ, ये चर्चा तो चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये रियल एस्टेट के लिए, खासकर वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इनके लिए एक अप्रत्याशित, मतलब अनएक्सपेक्टेड अवसर खोल सकता है, भले ही बाकी दुनिया में तनाव बना रहे। वाकई दिलचस्प संभावना है ये। इस पर जरूर नजर रखनी होगी कि ये वैश्विक सप्लाई चेन की जो रीशफलिंग है वो भारत के लिए क्या मायने रखती है रियल एस्टेट के लिहाज से।